नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको उस धर्म कलेश के बारे में बताएंगे जो भारत से बांग्लादेश तक मचा है। बांग्लादेश में अब शहर शहर मंदिरों के दुश्मन घूम रहे हैं, खुलेआम तोड़फोड़ कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की सत्ता तमाशा देख रही है, हवाई दावे कर रही है। इससे कैसे हिंदुओं में आक्रोश है, हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक की खबर, जिसका पाकिस्तान में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत होने वाला है। हिंदुस्तान के भगोड़े को पाकिस्तान में मेहमान किसने बनाया और अपने बेटे के साथ जाकिर कहां कहां हेट स्पीच देगा, पूरी लिस्ट आ चुकी है। फिर मस्जिद वाले उस कलेश की बात होगी जो हिमाचल से मुंबई के धारावी पहुंच गया है। आज धारावी में जब बीएमसी टीम मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची तो कैसे उस पर हमला किया गया। अवैध कब्जे वाले चैंपियन सड़कों पर आकर हंगामा करने लगे, यह भी नोट कीजिएगा। धर्म कलेश के बाद सत्ता का नया कलेश जो हरियाणा में शुरू हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस की कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, इस पर भी हमारी राजनीतिक पूंजी तैयार है। दिल्ली में आज से आतिशीबाजी भी शुरू हो गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक ऐसी तस्वीर की चर्चा है जिसमें आतिशी केजरीवाल के पैर छू रही हैं। इस शपथ पर बीजेपी ने कैसे रिमोट कंट्रोल वाला तंज किया है और टीम आतिशी के 5 चेहरे कौन हैं, यह भी बताएंगे। एक बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन लैंड करने वाला है। पीएम मोदी 3 दिन के लिए अमेरिका गए हैं, जहां वो क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ नई रणनीति पर चर्चा करेंगे, भारतवंशियों से मिलेंगे और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र में संबोधन भी करेंगे। और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए चीफ होंगे। वो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे और 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अमरप्रीत अभी तक वायुसेना के वाइस चीफ के पद पर थे। आज सत्ता की शुरुआत धर्म कलेश से करते हैं जो भारत से बांग्लादेश तक अलग अलग रूप में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग एजेंडे के साथ छिड़ा हुआ है। नई घटनाओं और नए वीडियो के साथ आज हम इन कलेशबाजों की नीति और नियत आपके सामने रखेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर आक्रमण, अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की पुलिस इन आक्रमणकारियों और कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम है। इसका अंजाम यह हो चुका है कि लगातार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, हमले हो रहे हैं, जिसके खिलाफ हिंदुओं का आक्रोश भी हाई है। इसकी तस्वीर आज दिखाएंगे और हिंदू देवी देवताओं के बांग्लादेशी दुश्मनों से मिलवाएंगे। दूसरा धर्म कलेश भारत के अलग अलग राज्यों में जारी है। एक के बाद एक नई अवैध मस्जिद के सबूत सामने आ रहे हैं और अवैध कब्जे के नए नए चैंपियंस की जानकारी पूरे देश को मिल रही है। सोचिए, इनकी हिम्मत इतनी है कि जब पुलिस और नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माण को गिराने जाते हैं तो उन पर भी हमले किए जाते हैं। शिमला और मंडी के बाद आज हम आपको मुंबई के अवैध मस्जिदों के कब्जेबाजों से मिलवाएंगे और इसकी पूरी कहानी बताएंगे। अब आपको उन बांग्लादेशी उपद्रवियों से मिलवाते हैं जो चुन चुन कर हिंदू मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। सबूत के तौर पर यह वीडियो देखिए। यह बांग्लादेश का 800 वर्ष पुराना हिस्टोरिक नारेल का शिव मंदिर। आरोप है कि इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों ने इस पर हमला किया। पिछले 24 घंटे से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 7 लोगों को आप देख सकते हैं। इनके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भक्ति भाव से आए हैं या फिर तोड़फोड़ करने वाले भाव से। इनके हाथ में डंडे हैं, तेजी के साथ मंदिर के अंदर घुसते हैं, शिवलिंग के पास लगे गेट को खोलते हैं। उसके बाद सभी लोग डंडे से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग के पास की मूर्तियों पर भी डंडे से हमला करते हैं। यह सिर्फ 28 सेकंड का वीडियो नहीं, बल्कि यह सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसे बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा रही है। यह गवाह है उस गुंडागर्दी की जो हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के साथ हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान प्रेमी और जमात प्रेमी सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब है, असफल है। बांग्लादेश में सिर्फ शिव मंदिर की नहीं, बल्कि मां दुर्गा के मंदिर भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। सिर्फ 2 दिन पहले 19 सितंबर को चटगांव पहाड़ी इलाके में कुछ लोगों ने
दुर्गा मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर के अंदर उत्पात मचाया। बांग्लादेश में नफरत की जो आग अब तक ढाका के पास जल रही थी, अब पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी ही धार्मिक चिंगारियां देखने को मिल रही हैं। धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे बांग्लादेशियों की अगली तस्वीर। दावा है कि कुछ लोगों ने बौद्ध मंदिरों में तोड़फोड़ की है। रंगमती के बौद्ध मंदिर पर अटैक किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग दान पेटियों को अपने कंधों पे उठाकर ले गए। असल में ये लोग दान पेटी को तोड़कर इसमें रखे पैसे लेना चाहते थे, लेकिन जब ये नहीं टूटी तो पूरी दान पेटी उठाकर ले गए। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने अल्पसंख्यक समूह की 200 से अधिक दुकानों और घरों में आग लगा दी। इसमें ज्यादातर दुकानें हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की थी। चटगांव में हिंदुओं पर ज्यादा हमले हुए। सवाल है कि आखिर इन हमलों का रिमोट कंट्रोल किसके पास है और क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कट्टरपंथियों की ऐसी हरकतें और सरकार की चुप्पी पर बांग्लादेश के हिंदू आक्रोशित हैं। बंगाली छात्र परिषद नाम के संगठन ने हमले और हमले के दौरान हुई मौतों पर विरोध किया। ऐसा लगता है कि वहां के जिहादी तत्व किसी के भी नियंत्रण में नहीं है या सरकार उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहती। साफ दिखाई देता है कि वहां की सरकार, वहां की सेना, ये सब लोग जिहादी और कठमुल्लाओं के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। भारत सरकार से हमारा निवेदन है, सख्त कार्यवाही करें। केवल कूटनीतिक प्रयासों से ये जिहादी रुक जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारी अपील है संपूर्ण विश्व की बिरादरी से, अमेरिका सहित सभी देशों से, वे अपनी अपनी ताकत का, अपने अपने संपर्कों का प्रयोग करें। माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा अब ये थमनी चाहिए। आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताते हैं बांग्लादेश में कैसे हालात और बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समूहों के आरोपों के अनुसार 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच देश के 76 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। कम से कम 9 लोग मारे गए, 69 धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी षड्यंत्र के बाद पाकिस्तान की हिंदुस्तान विरोधी हरकत की बात करते हैं। आप ये आमंत्रण पत्र देखिए। यह पाकिस्तान का वो आमंत्रण है जो भारत के मोस्ट वांटेड और भगोड़े जाकिर नाइक को भेजा गया है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। पाकिस्तान की ओर से मिले न्योते की जानकारी खुद जाकिर नाइक ने दी। जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि वो अपने बेटे शेख फारिक नाइक के साथ पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर वहां जा रहा है। वो पाकिस्तान में स्पीच देगा। उसने इस आमंत्रण पत्र के जरिए यह भी बताया कि पाकिस्तान के 3 शहरों में दोनों लोग स्पीच देंगे, जिसका कैलेंडर भी जारी है। कराची में 5 से 6 अक्टूबर, लाहौर में 12 से 13 अक्टूबर, इस्लामाबाद में 19 से 20 अक्टूबर को जनता को संबोधित करेंगे। यह प्रसारण पीस टीवी पर लाइव होगा। यानी जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बनेगा और वहां भाषण देगा, ज्ञान बांटेगा। आपको बता दें कि जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया था। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। सत्ता में अब हम आपको एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में लेकर चलते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी की तरह मस्जिद वाली चिंगारियां भड़क रही हैं। जहां आज एक मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने गई बीएमसी की टीम पर हमला कर दिया गया, उसकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ दिया गया, बीएमसी अधिकारियों का रास्ता रोका गया और इलाके में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए और यह सारा ड्रामा हुआ मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर।
जिसे गैर कानूनी तरीके से तैयार किया गया, अवैध तरीके से उसका विस्तार किया गया। लेकिन जब इस पर कानून का हथौड़ा चलाने की बारी आई तो सड़क पर धर्म संकट खड़ा करने वाली फौज आ गई। लोगों का गुस्सा ऐसी मस्जिद के हिस्से को हटाने के खिलाफ है जो नियमों के विपरीत खड़ी की गई है। एक्शन के विरोध में अवैध कब्जे के चैंपियन बवाल करने आ गए, मरने मारने को तैयार हो गए और ऐलान कर दिया, कुछ भी हो जाए मस्जिद तो नहीं हटाने देंगे। दरअसल जिस मस्जिद को लेकर मुंबई के धारावी इलाके में तनाव है, उसका नाम है महबूब-ए सुभानिया। इसका निर्माण धारावी में 90 फीट की रोड पर किया गया है और बताया जा रहा है कि मस्जिद 25 वर्ष से मौजूद है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से तैयार किया गया है। बीएमसी ने पिछले महीने 20 अगस्त को मस्जिद कमेटी को एक नोटिस भी दिया था, जिसमें लिखा था कि अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है तो 5 सितंबर के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए आज की तारीख तय की थी, लेकिन जब इलाके के लोगों को इसकी खबर लग गई तो पूरी तैयारी के साथ आधी रात से लोग सड़कों पर आ गए और जब सुबह बीएमसी की टीम धारावी पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद अपील का दौर भी शुरू हुआ। एक तरफ पुलिस और बीएमसी के अधिकारी ये अपील करते रहे कि कानून को अपना काम करने दें, तो दूसरी ओर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों को शांत कराने के लिए अपील की। जो ट्रैफिक पार्ट फंसा हुआ है उसको निकालने दो, ट्रैफिक बस को निकलने दो, बस ये अपने लिए रहती है, उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो, आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। क्या है जो भी डिसीजन है वार्ड ऑफिसर वगैरह सब। बीएमसी का कहना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, इसीलिए इसे हटाना होगा, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद बहुत पुरानी है। बीएमसी का कहना है कि पहले ही मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग बीएमसी की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। बीएमसी ने मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त दिया है, जबकि अब मुस्लिम पक्ष बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध निर्माण को वो खुद से हटा लेंगे। हम आपको धारावी में मस्जिद वाले इस धर्म संकट पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। देख सकते हैं कि अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो बरकरार है। लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया है और ये पूरा रास्ता जो है 90 फीट रोड है, धारावी की एशिया की जो नंबर 1 झोपड़पट्टी जिसे कहा जाता है, स्लम कहा जाता है, उसी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और पिछले 25 साल से इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। लोग रास्ते पर, सड़क पर नमाज पठन करते थे और इसीलिए एक जो अतिरिक्त फ्लोर है वो बनाया गया था, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। आज सुबह बीएमसी की एक टीम 10 बजे के करीब यहाँ पहुँची थी और वहाँ हालात बिगड़ने लगे। बीएमसी के इस कदम से स्थानिक लोगों ने जमकर इसे विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल भी कुछ समय के लिए पैदा हो गया था। मुंबई के धारावी इलाके में हम लोग ये मस्जिद के लिए कोर्ट में स्टे के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। हर मुसलमान भाई, हर कोई भी मजहब का आदमी हो, ये मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धारावी या धारावी में, मुंबई में, महाराष्ट्र में ये टूटेगा नहीं। पूरे धारावी का संपूर्ण वातावरण ठीक है, मगर इसको खराब किया जा रहा है और ये मस्जिद 50 साल से है। नोटिस कोई भी नहीं गई है, ना कोई इसका ऑर्डर है बीएमसी से तोड़ने का, ना इसको कोई दिखाया गया है। ये जब डीआरपी में चला गया तो इसका कोई वो नहीं है, संवैधानिक अधिकार ही नहीं है बीएमसी का। किसी भी अफवाहों पर, किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई बिना करते हुए कोई भी विश्वास ना रखे और शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखे सारे धारावी का, उनसे ही अपील है। देखिए, मामला मुस्लिम और मस्जिद का था, इसीलिए महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता इस मुद्दे से फौरन वोटों वाला विटामिन खींचने के लिए आ गए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ उन लोगों की आवाज लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गईं जो अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर अपना झंडा बुलंद कर रहे थे।
कांग्रेस सांसद ने खुद जानकारी दी कि फिलहाल बीएमसी की कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसके बाद भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर हो चुके बीजेपी विधायक नीतीश राणे भी मैदान में आ गए और ऐलान कर दिया कि अगर इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो वो खुद जाकर मस्जिद के बगल में एक मंदिर का निर्माण कर देंगे। यानी धारावी के अवैध मस्जिद वाले इस कलेश में सियासी चिंगारियां भी काफी दिखाई दे रही हैं। जो मस्जिद का इलीगल भाग है जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसको आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। इस तरीके की दादागिरी यह जिहादियों को दिखानी होगी तो उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। हमारे मुंबई में ये दादागिरी चलेगी नहीं। जो मिंदे सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उन्हें धारावी हो या मुंबई हो, अदानी समूह को ऐसे ही गिफ्ट करके देना है। जो एक साथ लोग आए, जो ताकत है उसे तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम वाद कैसे हो, इसी पे ये भाजपा सरकार का फोकस है। जहाँ जहाँ भाजपा हारती है वहाँ उनकी कोशिश होती है कि हारे कैसे ना, तो फिर हिंदू मुस्लिम जो एकजुट है वो तोड़ दे। सब शांतता मार्ग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांतता पूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगिति मिली है और सब अभी अपने घर पे गए हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद और अवैध घुसपैठ वाली आग भी फैलती जा रही है। शिमला और मंडी के बाद अब इसकी चिंगारियां हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी पहुंच चुकी हैं, जहां आज हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर आ गए। मुद्दा वही था, अवैध मस्जिद हटाओ, हिमाचल को बचाओ। लोगों ने हिमाचल सरकार के साथ साथ भारत सरकार से भी अपनी मांगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, जिसका पहला एजेंडा है हिमाचल की सारी अवैध मस्जिदों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। हिमाचल में बाहरी घुसपैठ को फौरन रोका जाए। इसके अलावा जो लोग बाहर से आकर अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में बस गए हैं, उन्हें भी यहां से निकाला जाए। और हिंदू संगठन की मांग में वक्फ बोर्ड को खत्म करने को भी कहा गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि बिना वेरिफिकेशन के बाहर से आए लोगों को ना तो हिमाचल में दुकानें दी जाएंगी और ना ही उनसे कोई सामान खरीदा जाएगा। कैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी वाली हिंदू मुस्लिम आग का एक्सटेंशन सिरमौर में हुआ है, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिलाई में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की जा रही है। 3 मुख्य मांगे हैं। वक्फ बोर्ड को भारत सरकार खत्म कर दे, हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों का जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए और बाहर से जो एक जाति विशेष के लोग आकर बस रहे हैं गैर कानूनी तौर पर उनको रोका जाए। हमारे संजौली के अंदर 172 बीघा जमीन में से 156 बीघा जमीन अकेले वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। यहाँ हिमाचल के अंदर आप देखिए 99% हिंदू समाज रहता है। ये वक्फ बोर्ड कब से और कहां से यहाँ पे पैदा हो गया, हम जानना चाहते हैं सरकार से। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रही है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ बाहर के लोग, पूरे भारत के लोग और विदेश के भी जो रोंगिया लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, उसी चीज़ का आज विरोध प्रदर्शन शिलाई में भी हो रहा है। वक्फ बोर्ड को जो है समाप्त किया जाए। इसके ऊपर जो है हिंदू के लिए खतरा हो सकता है। ये कहीं भी रुमाल रख के पहले मजार बनाते हैं, फिर विशाल मस्जिद बनाते हैं और फिर आतंकवादियों को शय देते हैं और फिर महिलाओं को भी ये चीज हानिकारक हो सकती है। वैसे हिमाचल में मचे इस मस्जिद कलेश में आज मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई। कंगना ने दावा किया है कि हिमाचल में कई लोग फर्जी नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं।
कंगना ने बाहरी लोगों को हिमाचल के लिए बड़ा खतरा भी बताया है। पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। और सत्ता में अब शुद्ध राजनीतिक खबर, जिसमें वीकेंड के बाद भी हमारे नेता काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई चुनावी रैली कर रहा है, तो कहीं शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सत्ता की राजनीतिक कुंजी में आज 4 खबरें हैं। पहली खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर बीजेपी की तरफ से ऑफर्स की बरसात हो रही है। मॉनसून तो निकल गया है, खैर। दूसरी खबर हरियाणा से सटे दिल्ली की है, जहां आज नई सीएम आतिशी ने शपथ ली, लेकिन शपथ के अलावा जो उन्होंने चरण स्पर्श किया वो चर्चा का विषय। तीसरी खबर गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली पर आधारित है, जिसमें कई ऐसे वादे हैं जो चुनाव जिता सकते हैं। शुरुआत हरियाणा से करते हैं, जहां कांग्रेस में नाराजगी वाली खबरों के बीच बीजेपी तोड़फोड़ वाले ऑप्शन तलाश रही है और इस कोशिश में है कि मौका मिलते ही हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया जाए। ये वही प्रदेश है जो आया राम गया राम के नाम से मशहूर है, तो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहा जाए, खैर वक्त बताएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हरियाणा की सियासत में कांग्रेस में उठापटक जारी है। खबरें यह हैं कि वरिष्ठ दलित नेता, 5 बार की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा नाराज हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा आलाकमान की नाराजगी को भांपकर सियासी दांव चल रही हैं। कुमारी शैलजा के करीबी कैप्टन अजय चौधरी को टिकट नहीं मिला है। टिकट बंटवारे में हुड्डा की चली है, तो टीवी9 से बातचीत में कुमारी शैलजा ने इसे माना, पर कहा कि जो 2024 में भजनलाल थे वो आज हुड्डा है, फैसला आलाकमान करेगा। कुमारी शैलजा कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी मंच पर नहीं दिखी थी। इसके बाद बीजेपी उनकी नाराजगी की खबरों को हवा देने में लगी है और अब मामला यह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। हालांकि इंसिडेंटली बीजेपी के खुद अपने एक नेता अनिल विज उनके कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था। अब इन खबरों के बीच बीजेपी को मौका मिल गया है। आज बीजेपी ये कहने लगी है कि कांग्रेस दलित नेता का अपमान कर रही है। हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुमारी शैलजा के अपमान पर कैमरे के सामने बयान देने लगे, तो कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत पड़ गई। कुमारी शैलजा को सबसे बड़ा ऑफर हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, वो चाहें तो बीजेपी में आ सकती हैं, उनका स्वागत है। इस ऑफर की चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि बीजेपी सबसे पहले अपना घर देखे, जहां से कई नेता निकल चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने धोखा दिया है, जबकि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता अनिल विज का सीधा आरोप है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। ये लोग हमारी चिंता बहुत करते, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभाला, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। हुड्डा साहब को एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो उसका बेटा, और कोई दिखाई नहीं देता। उससे बाहर नहीं सोच सकते, उससे बाहर कैसे सोचें, क्योंकि परिवारवाद के अंदर फंसे हुए। खुद कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है। और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के द्वारा जाति बयान दिए,
उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। एक बहुत पुरानी फिल्म है देवानंद की, उसका डायलॉग है, बड़ा याद आ रहा है और बड़ा फिट बैठता है अभी। वो मदद कम मांग रही थी और तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। कुमारी सैलजा हरियाणा की सीएम बनना चाहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। TV9 भारतवर्ष से मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो हरियाणा की सीएम बनना चाहती है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी यह है कि पूरे राज्य में भूपेंद्र हुड्डा का खेमा हावी रहा है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा के खेमे से आते हैं, जबकि कुमारी सैलजा भी कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात कह चुकी हैं कि वो भी सीएम की रेस में हैं और सीएम बनना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि इसमें कोई बुराई थोड़ी, ये तो आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन अगर हम बनना चाहते हैं तो ये अपनी बात रखने में बुराई कहां है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर विधायकों की संख्या भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में रहती है, जबकि कुमारी सैलजा के खेमे में विधायकों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी सीएम पद के लिए जरूरी है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात होती है टिकट वितरण। कहा जा रहा है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी हुड्डा की पसंद के नेताओं को ज्यादा टिकट मिले, ऐसा कहा जा रहा है। कुमारी सैलजा को उम्मीद है कि दलित चेहरा होने के नाते, एक बहुत सीनियर नेता होने के नाते, पार्टी पंजाब की तर्ज पर दलित चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी सीएम की कुर्सी पर बैठा सकती है, जैसा कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर किया गया था। हरियाणा के अंबाला, सिरसा, जहां से कुमारी सैलजा सांसद हैं, और हिसार की करीब 25 सीटों पर कुमारी सैलजा का असर माना जाता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर करीब 60 से 65 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। अगर कुमारी सैलजा और हुड्डा का जातीय गणित देखेंगे तो हरियाणा में करीब 20% दलित आबादी है, जबकि 22% जाट समुदाय के लोग हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुल 31 विधायक जीते थे। सूत्रों के मुताबिक इसमें 24 हुड्डा के समर्थक थे, 4 कुमारी सैलजा के समर्थक थे। एक नाम अभी मिसिंग है जिसके हमने कोई चर्चा नहीं किया, वो भी कांग्रेस से है, और वो है रणदीप सुरजेवाला। वो भी सीएम के लिए एक कैंडिडेट हो सकते हैं। अब वो किस खेमे में, ये सोचने वाली बात है, या उनका अलग खेमा है। डेफिनेटली हुड्डा के खेमे से तो नहीं है। खैर, अब दिल्ली की बात करते हैं, जहां आतिशी ने दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम पद की शपथ के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी आतिशी, केजरीवाल सरकार में पहली बार मंत्री बनी है और आज सीएम बन गई है। दिल्ली के स्कूल से पढ़ी है, कॉलेज से पास आउट हुई है। दिल्ली में राजनिवास में उन्हें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वो दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। उनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। आतिशी के साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं इसमें। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। इस बीच बीजेपी ने सरकार बनते ही आतिशी पर हमला किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें आतिशी को रिमोट कंट्रोल सीएम बताया गया। इस पोस्टर में आतिशी शपथ ले रही हैं और एक व्यक्ति को रिमोट के साथ बैठे दिखाया गया है। हालांकि आतिशी ने सीएम पद संभालने के बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो सिर्फ 4 महीने के लिए सीएम है। उनका मकसद अरविंद केजरीवाल का फिर से सीएम बनाना है। मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण ज़रूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूँ, दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे।
दिल्ली को आज नया मनमोहन सिंह मिला है, उसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। मनमोहन सिंह इसलिए क्योंकि असली पावर ऑफ मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी के पास ही रहेगा, वो डिफैक्टो सीएम रहेंगे। आतिशी जी को डीजीओर सीएम बनाया है। खड़ाऊ सीएम अगर सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती की भाषा बोले तो ये मेरे शब्द नहीं है। मैं आतिशी जी को और उनके सारे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देता हूं। वो दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर अब आगे के अभियान में जुटे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से हमें मुख्यमंत्री बनाना है। 70 की 70 सीटें दिल्ली की जीतना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजर बदला है केवल। दरअसल ये सारी कवायद अरविंद केजरीवाल की 10 साल की अकर्मण्यता को छुपाने, इस सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। दिल्ली सीएम आतिशी के पास शिक्षा, वित्त, पावर, जल समेत सबसे ज्यादा 13 विभाग रहेंगे। उनके बाद सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण समेत 8 विभाग हैं। गोपाल राय के पास पर्यावरण समेत 3 विभाग हैं। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, WCD सहित 4 विभाग हैं। इमरान हुसैन के पास फूड सप्लाई और चुनाव विभाग हैं, जबकि मुकेश अहलावत के पास श्रम समेत 4 और विभागों का जिम्मा है। शपथ ग्रहण के बाद चुनावी रैली की बात करते हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह काफी आक्रामक दिखे। जम्मू कश्मीर में तूफानी चुनावी रैली करने वाले अमित शाह ने आज विपक्ष पर तीखे हमले किए और वोट दिलाने वाले पॉपुलर वादे भी किए। अमित शाह ने आज ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार आने पर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। पीएम किसान के तहत सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ लोकप्रिय वादे किए, बल्कि विपक्ष को पाकिस्तान के मुद्दे पर घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान से आतंक का फरमान देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनके आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। के दशक में जब यहां दहशतगर्दी हुई, तब आप तो इंग्लैंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कश्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था। आज भी डरा रहे हैं। अगर डायनेस्टी ने लूटा होता, मुझे बताइए, फिर मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने के लिए? वो भी तो लूटर था कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं। ये सबसे बड़े लूटर ये हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने की कोशिश की। और जनता यहाँ एक ही चीज सोचती है कि 3 परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए। अलगाववाद के, आतंकवाद के, पथराबाजी घटनाएं थी और ब्लंडर ऑफ नेहरू के कारण जो धारा 370 लगी, उसका खामियाजा 70 साल तक लोगों ने भुगता है। जो घुसपैठिए हैं, अमित शाह जी बताएं तो सही, वो घुसपैठिए हैं कहाँ? वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। वो सिर्फ बेबुनियाद बातें करते हैं। और अगर घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे या भारत सरकार करेगी? 4 साल क्या कर रहे थे आप? आपकी जुबान से तो कभी नहीं सुना। अब ये अब घुसपैठिया एंगल लेकर के जा रहे, मतलब कमाल है। अपने फेलियर की भी एक्नॉलेजमेंट, इसकी तो दाद देनी। देखिए, बयानों के हूटर के बाद अब हमारा हूटर बज रहा है। इसका मतलब यह है कि आप हमारी रील्स को खूब शेयर करिए, खूब देखिए हमारे शो को, हफ्ते भर के पूरे शो को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।